सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। It's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। आज यौम मजदूर है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वोट का हक मांगने वाला जमहूर बहुत ज़्यादा मजबूर है। इंसाफ नापैद है। लोग ये सोचते हैं और समझते हैं कि उन्हें वाक़तन इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन जो हालात मुल्क के बने हुए हैं, आज ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट आई, उसके मुताबिक सहाफ़ियों यानी मज़दूरों के साथ 60% से ज़ायद तजावुज़ कर गया मामला तशद्दुद का, उनको पकड़ने का, उनको एबडक्ट करने का और उनको पाबंद सलासल करने का या उनकी ज़बाबंदी का। इसके अलावा वैसे एक आम आदमी के साथ जो हालात हैं मुल्क के, वो सब हमारे सामने हैं। इस मुल्क का फ्यूचर क्या है, होने क्या जा रहा है? हम लोग हर 48 घंटे के बाद एक नई डेडलाइन देते हैं कि कुछ नया होगा, और वो 48 घंटे पिछले 12 महीने से गुजर नहीं रहे हैं। वेयर आर वी हेडिंग टू? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। साबिक वफाकी वज़ीर, पाकिस्तान के मोतबर सियासतदान, पाकिस्तान के मोतबर कानूनदान जनाब डॉक्टर बाबर आवान साहब। सर, वेरी वार्म वेलकम टू द शो। सबसे पहला सवाल मेरा यौम मज़दूर के हवाले से, मज़दूर से हटकर जमहूर के ऊपर है कि उसको हक नहीं मिल रहा, दर बदर है, एहतजाज करता है, रैली निकालता है, दफ़ा 144 लगा दी जाती है, पकड़ दकड़ शुरू हो जाती है, और रात गए जब वो सो रहा होता है उसको उठा लिया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। देखिए, पहले तो यह है कि जो मज़दूर के जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है मज़दूर का, वो ये है कि जो मेहनत करता है, और जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर आर्टिकल 3 बेसिकली वो सोशलिज्म ने वहाँ पे कैटर हुआ था कि एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए। हर आदमी को अपने पोजीशन के मुताबिक जहाँ भी वो काम कर रहा है, वो खेत का मजदूर है, मंडी का मजदूर है या कलम का मजदूर है, और उसकी इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए और उसको ईजमेंट मिलनी चाहिए, ज़िंदगी की सारी सहूलतें मिलनी चाहिए। लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर हालत है, ये 75 साल से सिवाय एक दो अदवार छोड़ के छोटी मोटी जहाँ एफर्ट होती रही, मज़दूरों को और ट्रेड यूनियन को और यूथ को बाकायदा उनके इदारों को कत्ल किया गया। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर, दे वर असैसिनेटेड। मैं आपको बताता हूँ कैसे। और ये जो कैपिटलिज्म था उसको आगे बढ़ाने के लिए, और कभी किसी और नाम के ऊपर, कभी इस्लामाइजेशन के नाम के ऊपर, तलबा यूनियंस के ऊपर पाबंदी इसी नाम पे लगी थी ना। जी। आज जो अक्सर लोग हैं खामोश हैं, वो इस बात पे खामोश हैं कि तलबा यूनियन अगर हुई तो हम नहीं जीत सकेंगे, यूथ किसी दूसरी तरफ ना खड़ी हो जाए। तो जो हालात रहे पाकिस्तान के 75 साल, उनमें ट्रेड यूनियन कभी बख्तियार होते थे, कभी मौलवी मोहम्मद अली होते थे। पाकिस्तान मजदूर लीडरों के नाम से जाना जाता था। इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, ILO समेत, उसके अंदर हमारी से थी। अब किसी जगह पे भी कोई इफेक्टिव एक मजदूर यूनियन भी जान के नहीं रहने दी गई। वो सारा का सारा यकतरफा एक ट्रैफिक चल पड़ी। दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स यूनियंस थी, उसमें कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से, आई स्टार्टेड फ्रॉम द कॉलेज, इस्लामाबाद कॉलेज की यूनियन का मैं प्रेसिडेंट बना, फिर मैं गवर्नमेंट कॉलेज में गया और मैंने पॉलिटिक्स वहाँ से देखना शुरू की। वो एक ऐसी नर्सरी थी जहाँ से कॉमनर्स के बच्चे आते थे, अब प्रॉपर्टी डीलरों के बच्चे, अब इन्वेस्टरों के बच्चे, अब 19-19 साल उम्र है और 20-20 टिकट उनको मिल रहे होते हैं जी। तो इस सारे पे ही पहले ही कहने वाले ने कह दिया था कि तू कादिर व आदिल है मगर तेरे जहाँ में है तल्ख बहुत बंदा है मजदूर के औकात। ये इसका एक पहलू था। दूसरा, मैं सबसे पहले शिकागो के उन मज़दूरों को जिन्होंने अपनी जान पे खेल के जो लोगों के पेरोल्स थे वो ठीक करवाए, जिन्होंने जान पे खेल के अपने टाइमिंग्स ठीक करवाए, जिन्होंने जान के खेल के सारी दुनिया के मज़दूर को एक अलामती तौर पे एक परचम, अपनी दूसरे लफ्ज़ों में एक शहीद का जो मज़दूरों के एतबार से और मेहनत के एतबार से था, वो उन्होंने बुलंद कर दिया अपने तबके के लिए। एक पहलू। अच्छा, एक और पहलू ये है कि मज़दूरों पे बड़ी शायरी हुआ करती थी, और मज़दूरों के ऊपर और मज़दूरों के हक़ में पाकिस्तान में बड़ा लिटरेचर लिखा जाता था। मज़दूरों को बाकायदा टेलीविज़न के ऊपर सरकार होने के बावजूद अहमियत मिलती थी
प्रेस ट्रस्ट होने के बावजूद यानी सारे मीडिया पे कब्जा था पाकिस्तान की तारीख में, तो मजदूर जो था, वो जो कलम का मजदूर है वो आगे होता था और वो लीड करता था लोगों को। अब जो कलमकार हैं वो जितने तरक्की पसंद थे वो तरक्की पजीर होते हुए तरक्की याफ्ता हो गए, इसलिए उनको जरूरत ही कोई नहीं रही। और दूसरा ये है कि जहाँ जहाँ सेठ है उसने अपनी पॉकेट यूनियंस बना ली, और सेठ गवर्नमेंट भी है और सेठ एंड दे गॉट द डीप पॉकेट्स, एवरीवन नोस। तीसरा जो इसका पहलू है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो ये है कि आम आदमी के लिए रास्ता ही नहीं रहा कि कोई इलेक्शन लड़ सकता है। जो एमपीए की सीट है 2-3-4 करोड़ रुपए डिपेंड करता है आपके मुकाबले में कौन है। जिस तरह हमारा एक लड़का है जो लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा है, उसके मुकाबले में वो जो तंदूर वाली सरकार है वो अपने गिलास समेत उसके मुकाबले में, अब गिलास में क्या होता है, तंदूर में क्या होता है, कुछ है आइडिया? होता है नहीं, मैं सियासी बात करने लगा कि उसमें क्या होता है, यानी कितनी वोट जाती है, तंदूर में कितनी जाती है, जो जाती है तंदूर में कौन जाता है, जलेगी या नहीं। हाँ। तो वैसे तो उनको भी अपने घर में भी जो मजदूर हैं कई, उनके पे ऊपर रहम करना चाहिए। रोटी तो मुफ्त मिलनी चाहिए तंदूर अपना है तो। ये तीसरा ये कि जो गवर्नमेंट है वो सबसे बड़ा इंटरवीनर होता था मजदूरों के हक में, उसके इदारे होते थे, और अब सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है NIRC था किसी ज़माने में, लेबर कोर्ट्स थी किसी ज़माने में, लेबर यूनियंस थी, लेबर फेडरेशंस थी, उनकी एक कोई सोच नहीं सकता वो एक्सप्लॉयटेशन करना जो यहाँ होती है। आज भी अगर लंदन का रेल का मजदूर चाहे तो रेल नहीं चलेगी, क्या तरक्की उनकी रुक गई? आज भी अगर यानी लीच वेलिसा तो एक हुआ ना पोलैंड में, जो सोशलिज्म के बाद सामने आया था, मजदूर मुल्क का सरबराह बन सकता है। जो लंदन का बस का ड्राइवर है उसका बेटा लंदन का मेयर बन सकता है जी साहब। यहाँ तो अब आप तस्वुर ही नहीं है ना, स्कॉटलैंड को देख रहे हैं। अच्छा, डिक्शन हमारी क्या, पॉलिटिकल डिक्शन क्या होगी, और आगे उसको बेचने वाले जितने भी जिनको वो पहचानते हैं और जिनको वो जानते हैं, और जो टोकरियां टोकरे लिफाफे लिफाफियाँ इतने हो गए कि पता लगता है कि सबसे गुनाहगार बड़ा जो है वो मेहनत कश है, जो खेत में काम करता है उसको कोई जरूरत कोई नहीं है। आम आदमी नहीं, 2 मिनट जी, हम जो लाजानी गुफ्तगुएं इतनी रोजाना सुनते और करते हैं, आज बामानी दिन है, थोड़ी सी बामानी और मुझे 1-2 बातें कर लेने दें। अच्छा, जो दूसरा है वो ये है कि जो हर जगह मजदूर अंडरपेड है, उसको कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एडम स्मिथ की मैशत में, कि जहाँ लोग आपको बहुत नजर आते हैं लेकिन उनमें से एम्प्लॉइज बड़े कम हैं। अच्छा, फिर जो नए आने वाले लोग हैं उनके लिए रास्ता ही कोई नहीं है। जो इंटर्न आता है उसको कोई अंदर घुसने के लिए भी कोई उसकी इजाज़त की जरूरत होती है। अच्छा, सारी दुनिया, मैं अब आपको बता दूं, यूरोप के अंदर इस वक्त मजदूर की जितनी ताकत है, फिर इंडिया में जुल्म ये हुआ कि जो तरक्की पसंद कोई 11 से 17 ऐसे उनकी रियासतें थी जिनके अंदर उनकी हुकूमतें हुआ करती थी, बाकायदा मजदूर सपोर्टेड गवर्नमेंट्स होती थी। अब तो मजदूर एजेंडे पे ही कोई नहीं है, मेहनत का एजेंडे पे ही कोई नहीं है, कलमकार खामोश हो गया, कलमकार कंप्रोमाइज हो गया, खामोश कंप्रोमाइज हो गया हुआ, और कुछ करना चाहते हैं जो वो नहीं कर सकते, उनको डाले तंग करते हैं। और जो आखिरी जो बन गया वो ये है कि बेशुमार लोगों ने बड़े अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि अपना कलम पेट से वो घसीट रहे हैं, बेशुमार, दिल से नहीं, दिल से नहीं। सर, अब जरा आ जाते हैं ना मुल्क के हालात के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सब के ऊपर सबकी नज़रें हैं, सब उस तरफ देख रहे हैं कि वहाँ से जो फैसला आया उसके ऊपर अमल दरामद के हवाले से भी कोई डायरेक्शन आए। जाहिर है पब्लिक के पास एक ही ऑप्शन है, पार्टीज़ के पास एक ही ऑप्शन है और कुछ नहीं है, क्योंकि जो पार्लियामान कर रहा है और उसके बावजूद मुज़ाकरात के दौरान जो कुछ हो रहा है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर हुआ, कल रात इस्लामाबाद के अंदर पकड़ धक्कड़ हुई, दफ़ा 144 वहाँ लगा दी गई पेशावर के अंदर, किससे मांगे इंसाफ और कितनी देर और इंतज़ार करें? अच्छा, देखिए, इसके एक पहलू है, मैं कोई ये सच है कि इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करके कहना चाहता हूँ कि कौम आपकी तरफ देख रही है। और क्यों देख रही है? कौम ये बेकारी नहीं है, वो एक ही है जो बेकारी है, जो मांगता है, इकट्ठे करता है, जो 2.42 बिलियन
US डॉलर जो उसके आने के 3 महीने के अंदर आए थे वो कहाँ हैं, किसी को नहीं पता लगा। $1 भी, यानी डॉलर की वो फ्लाइट भी पता लगा कि वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में बारो बार, उन्होंने कोई वाया बठिंडा पटवारी में कहते हैं, वो ले गए। जो एक पहलू इसका ये है। दूसरा इसका पहलू ये है कि एड्रेसिंग टू द सुप्रीम कोर्ट। यस, मैं उनसे गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसकी 2 जिम्मेदारियां हैं। एक जिम्मेदारी ये है कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं करना, वो उन्होंने खुद भी कहा है। इसलिए नहीं कि जस्टिस जवाद का फैसला था, वो सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार फैसला दिया, ये 3 फैसले हो गए। और चौथी बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑर्डर किया कि 27 को पैसे रिलीज करो, वो तीसरा पहलू है। अब ये ऑर्डर्स हैं जो रिसेंड नहीं हो सकते, जो विड्रॉ नहीं हो सकते, जो ऑल्टर नहीं हो सकते सिवाय एक तरीके के। वो क्या है? ये ऑर्डर उस वक्त रिसेंड हो सकता था जब जो 188 के नीचे कोई जाता और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी करता। सो वो फाइनल ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये दुरुस्त कहा है। ये दूसरा पहलू। तीसरा पहलू ये है जो ज़मीनी हकायक हैं। ज़मीनी हकायक ये हैं कि मैं हैरान ही हो गया ये देख के कि रियासत का सबसे जो मोतबर मिनिस्ट्री होती है उसके ज़िम्मे रियासत का दिफा होता है। रियासत बिल्डिंग नहीं है, रियासत सड़क नहीं है, रियासत है लोग। वो कहती है मैं तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता इलेक्शन को, ये रियासत ने कहा है पंजाब में। मैं सिर्फ पंजाब की सिर्फ बात कर रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, अब जो पंजाब है वो उसमें रियासत इलेक्शन को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकती। इसका मतलब ये है कि 13.5 करोड़ के सूबे में अभी तक जो गिने गए लोग, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो 23 करोड़ 40 लाख लोग गिने जा चुके हैं। 22 करोड़ हम नहीं रहे, हम 25 की तरफ जा रहे हैं। वेल ओवर 24 करोड़ जाएंगे हम। तो एक इदारा ऐसा है जिसके ज़िम्मे मेरा दिफा है, मैं उसको पैसे देता हूँ, मैं उसको टैक्स देता हूँ, मैं उसको इज्जत देता हूँ, मैं उसको सहूलत देता हूँ, मैं उसको पेंशन देता हूँ, वो है वजारत दिफा। और उसका जो सेक्रेटरी होता है इज द मोस्ट पावरफुल मैन। जो मिनिस्टर होता है वो उसके पीछे आगे वर्दियों वाले सलूटों मारने वाले उसने फौजें रखी हुई होती हैं, हर इदारे से ले लेता है, गाड़ियाँ उसके पीछे होती हैं। वो ये मिनिस्ट्री लिख के कहती है दुनिया की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है पंजाब में इलेक्शन के लिए। अब ये किसकी बात हो रही है? 5 करोड़ वोटरों की, पंजाब के जो 5 करोड़ तकरीबन वोटर्स हैं, ये उनको वो कहते हैं नहीं दे सकते। तो 8.5 करोड़ लोग आपसे क्या और उम्मीद रखें? यही तो। अच्छा, दूसरी तरफ कंसर्न है उसी मिनिस्ट्री का और जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उनका कहना है कि हम मुल्क के अंदर चप्पे चप्पे की हिफाजत करेंगे। ना, मैं मानता हूं उनको मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं भाईजान एक चप्पा पंजाब भी है। उसकी कर दो हिफाजत, करो ना, बात खत्म करो। अच्छा, मैं सुप्रीम कोर्ट के लिए आखिरी जो मैं गुजारिश करना चाहता हूं वो ये है कि आइन तो टूट चुका है। मुझे इमरान खान साहब ने भी एक लेटेस्ट स्पीच में कहा है, मेरी तो पोजीशन है ये कि जिस दिन 90 दिन पूरे हुए आइन टूट चुका। मेरी नहीं है, आइन की पोजीशन है। एक दूसरा जो निज़ाम बैठा हुआ है केपी में वो भी आइन की तौहीन है। जो पंजाब में बैठा हुआ है वो आइन के साथ मजाक है, मजाक। वो क्या कर रहे हैं इस वक्त? थोड़ी दिनों में जब आपको लोग बता देंगे abrogated in a real sense, in a true sense. Violated constitution is held in abeyance. इस वक्त कोई constitution नहीं है आपके नजर में इन 3 जगहों जो ये मैंने तो सरजमीने बेआइन की बिल्कुल ठीक। और वो मैं कहता था या खुदा मुझे ये गलत साबित कर दें, मेरी ख्वाहिश थी, इसलिए कि इस मुल्क की जरूरत थी कि कोई ऐसा हो जो गलत साबित करे कि ये सरजमीने बाआइन है। अच्छा, अब इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये निकल रहा है कि वो लोग जिनके मुंह में से एक इदारे के खिलाफ आग बरस रही है, खास लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी फैमिली को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, ये हुआ क्या है? मैंने आपको एक लाइन में बता दूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हुआ ये है कि इमरान खान की बेगम बुशरा इमरान, उनकी एक सहेली अगर कुछ करेगी तो जिम्मेदार कौन होगा? इमरान खान। ट्रू। आप ठीक है नजर में एक जज अगर उसकी सास की कोई गुफ्तगू विच इज इटसेल्फ इलीगल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, वो क्या पता, मुझे नहीं पता है, वो कौन कहेगा कि नहीं। आप चाहें तो इस प्रोग्राम के दौरान मेरी एक ऑडियो, अभी आपकी गुफ्तगू की जगह खातून हो जाएगी, मैं मर पाकिस्तान है, पाकिस्तान मेरी आवाज आप जो मर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है आजकल, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो वो जो सास साहिबा गुफ्तगू फरमा रही हैं उसका जिम्मेदार है दामाद। लेकिन बेटी के पैसे
कहाँ से आए और बेटी के गाड़ियाँ कहाँ से आई, बेटी के तोहफे कहाँ से आए, नवाज शरीफ जिम्मेदार नहीं है। समधी के पैसे कहाँ से आए, समधी के बेटे नाबालिग, उसके बेटे नाबालिग, खरबपति हो गए। आप जिस मुल्क में जाए लोग बताते हैं जी ए टावर फलाने दे पुत्र दे अपना ए है ते ए रोड उन्होंने दे नाम ते और ये उनका है जी, वो जिम्मेदार नहीं है। ऐसे में अगर कोई ये कहे कि मैं आइन की पाबंदी करूंगा तो मुझे बताइए कि उस शहजादे की तरह पहले कौम हंसे या पहले रोए, ये भी उसी से मैं पूछ रहा हूँ। वो हंसी या रोना तो अपनी जगह है डॉक्टर साहब, लेकिन क्वेश्चन राइजेस हियर और वो ये है कि अगर कोई हमारे मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस, हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया और उनकी फैमिली से मुतालिक इस तरह की प्रोपेगेशन करता है, इधर इट्स फेक या रियल, जो भी है, करना भी चाहिए, इलीगल काम है, अगर वो करता है तो क्या उसके ऊपर खामोशी बेहतर है उस मुअज़्ज़ज़ इंस्टीट्यूशन की तरफ से, या वहां पर 184(3)? अच्छा, मैं नहीं उनको कुछ भी कहता। नहीं, मैं ये तो आप कानूनदान है, आप कानून दो हैं। हाँ। एक तो ये कि कानून अगर अदालत चाहे तो फौरी तौर पे ऑर्डर करे कि फौरन कंप्लेंट भेजी जाए, और कंप्लेंट एक ऑफिसर भेजता है जिसको 19 ग्रेड का इंटीरियर मिनिस्टर का, तो संगीन गद्दारी का मुकदमा चल सकता है। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बनाने हैं, 3 मुख्तलिफ सुप्रीम कोर्ट्स के जजेस आएंगे या चीफ जस्टिस आएंगे। एक मुकदमा चल चुका है, वो लॉ में लिखा हुआ है, हाई ट्रीजन पनिशमेंट्स एक्ट में, तो इसलिए आइन तो टूट चुका है, वो कोई भी इनकार नहीं कर सकता इससे। जो आइनी प्रैक्टिस जिसने कोई एक केस भी किया हुआ वकील से पूछेंगे वो कहेंगे आइन टूट गया। एक बात। दूसरी बात ये है कि जो आप कह रहे हैं 204 वो तो इन्हें अदालत, अब ये मुल्क कौन सा है, जरा रिलेट करके गुफ्तगू करनी चाहिए ना, यूटोपिया नहीं करते हम, हमेशा ही रिलेट करके करनी चाहिए। ये मुल्क वो है जहां एक सीनियर एडवोकेट जो लॉ मिनिस्टर था, उसने एक पंजाबी के सराइकी के शायर का एक मिसरा पढ़ दिया, 3.5 साल के लिए बाहर हो गया सुप्रीम कोर्ट। जी जी, बहुत इतना सेंसिटिव है। एक दूसरा, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा, दूसरा एक और पॉलिटिकल पार्टीज का सरबराह है, वो ये कहता है कि फलां खातून ने मेरे आदमी को मार पड़ी थी, उसको ब्रूटलाइज किया गया था, उसको बरना किया गया था, उसको कस्टोडियल टॉर्चर उसके ऊपर किया गया था, और वो जब वहां गया तो उस खातून जज ने गलत फैसला किया है, मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, अदालत में लेके जाऊंगा, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। और उनको बार बार जाना पड़ता है। उनको फिर वो जो पहला मुल्ज़िम था ना, वो दूसरे मुल्ज़िम को लेके उस अदालत में गया। नहीं, अच्छा, एक अगर ये मुल्क ऐसा है जिसमें एक कानून है, एक आइन है, एक इंसाफ का पैमाना है, तराजू बराबर हैं, तो जो पहले 2 थे इनके मुकाबले में जिन्होंने माँ बहन के नाम लेके नंगी गालियां दी हुई हैं और वो कैबिनेट में कैबिनेट कुछ अभी सरकारी टीवी पे बोल रहे हैं, आपने देखा है तलाल चौधरी के सुने आपने जुमले? मैं तो शर्म से मर, सरकारी टेलीविजन, हमारे टैक्स पे चलने वाला टेलीविजन सर। अच्छा, उससे पहले देख लीजिए ये जितनी ऑडियोज हैं ये कौन लीक करता है और फिर बाकी सब टेलीविजन को फीड कर रहा है? वो जो जिसका बिल मेरी बिजली में आता है, ऐसा ही है। वो जिसके लिए यौम मजदूर वाले जिनके लिए नाम लेने के ऊपर पाबंदी लगाई गई और कहा गया सीधा सीधा, एक इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि आप बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकते। ये ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो चाहता है कि कोई खुफिया कैंपेन हो, रूहानी उम्मीदवार हो और खलाई वोटिंग हो। ऐसा भाई नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ख्वातीन और हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी जो रियासत है वो अवाम है और उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वो समझे कि रियासत की प्रोटेक्टर है, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहे हैं। और अगर रियासत की प्रोटेक्टर मिनिस्ट्री का जो मिनिस्टर है ये कहता है कि पीटीआई से मुज़ाकरात करना वक्त का ज़िया है और दहशतगर्द टोले से मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, और उनकी पार्टी का एक और मेंबर भी कहता है, तो उसके ऊपर पे क्या कमेंट किया जाए कि आया इन ए ट्रू सेंस जो स्टेट है वो ये बात कर रही है या ओनली डिफेंस मिनिस्टर कर रहा है? आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। मैं पाकिस्तान के मोतबर तरीन सियासतदान और साबिक वफाकी वजीर मारूफ माहिर आइन और कानून जनाब डॉक्टर बाबर अवान साहब को इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में एक बार फिर से खुश आमदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं ब्रेक से पहले सवाल छोड़ के गया था और हमारे तो वैसे पर जलते हैं, आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। आप मारूफ कानूनदान हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, यानी रियासत को रिप्रेजेंट करता है, यानी पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है और कहता है कि दहशतगर्द टोले से बात नहीं हो सकती और पीटीआई से मुज़ाकरात करना वक्त का ज़िया है और दूसरी तरफ मुज़ाकरात हो रहे हैं और साथ साथ पकड़ धकड़ भी हो रही है। अगर ये इंटरेस्टेड नहीं है तो आर यू गोइंग इनटू द हनी ट्रैप? आर यू गाइज, अगर वो इंटरेस्टेड हैं तो फिर ये वाली बातें क्यों कर रहे हैं? इसको आप पॉइजन ट्रैप कह सकते हैं। हनी कौन है? हनी में पॉइजन मिला दिया तो जहराब है। जहराब। हाँ, जो दूसरा जो इसका पहलू आपने कहा उसको मैं पहले ले लेता हूँ प्लीज। पहली बात यह है कि ये जो मुज़ाकरात हैं इसके लिए हमें 1101 दावत दी गई है। मीडिया पे उनके जो आमी हैं वो भी देते रहे, ठीक, जो जेन्युइन मीडिया पर्सन्स हैं वो भी देते रहे और गवर्नमेंट खुद कहती है कि मुज़ाकरात तो करने चाहिए। उनके जो अंदर एक उसके एक भली खबर ये निकली है उसमें से कि वो दो पार्टियां और उसके लीडर जो कहते थे ना कि हम तो गवर्नमेंट में ही नहीं हैं, वो पड़े गए। उन्होंने शहबाज शरीफ को दोबारा जो नए रेट्स पे दिया है मैंडेट, जी जी, ये मैंडेट ऑन द रेट है ना, अपेरेंटली ये मैंडेट विदाउट रेट नहीं है। तो एक पहलू ये अच्छा इसका निकला। इसका जो दूसरा पहलू आपने छिड़ा वो बड़ा नाजुक काम है। मसलन अब वो कह रहा है एक ये गैर जिम्मेदाराना बयान, लेकिन ये छोटा, इससे बड़ी गैर जिम्मेदारी क्या है? वो क्या सर? कि कैबिनेट बैठे और वो कहे कि जो अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ जिन कुव्वतों के साथ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं वो हमने नहीं की। आई विश मेरे ऊपर ओथ ना होती। एक दूसरा ये है कि एक और आदमी जो वो भी मिनिस्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है उसके पास और प्राइम मिनिस्टर भी, वो दोनों ऑन रिकॉर्ड आते हैं और ऑन रिकॉर्ड आके कहते हैं कि ये फलाने ने किए थे। और एक और तीसरी है खातून जो जिसने अभी तंदूर में वोट को इज्जत देनी है, उसने तंदूर में वोट को इज्जत देने वाली जो खातून लीडर है उनकी, उन्होंने ये फरमाया है, बल्कि कह तो नहीं सर, बहुत बड़े लोग हैं, हुक्मरान खानदान है, हुक्मरान खानदान, मुनारकी चल रही है, दादा बिरला टाटा से बड़ा था, सबको पता ही है। जो वो खातून है वो और बात कहती, इससे आगे एक बात कहती, नेक्स्ट लेवल पे, हाँ नेक्स्ट लेवल पे वो कहती है कि जिसने बात की थी एक रिटायर्ड आदमी, उसका बड़ा पसंदीदा, जी जी जी, वो जो रिटायर्ड आदमी है ना, उस रिटायर्ड आदमी को पकड़ा जाए कि क्यों उनसे बात की, दादा करें। अच्छा, फिर एक और सामने आता है जो उसका अब्बा है, वो ये कहता है कि ये तो सारी मुज़ाकरात किए थे सिर्फ इमरान ने। डालो इमरान खान पे। इमरान खान ही अफगानिस्तान गए, इमरान खान ही। चलिए देखें, जो मैं ये अफगानिस्तान को ज़हन में रख के मैं कौम के सामने एक जुमला कहना चाहता हूँ। हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते, जाहिर है माँ नहीं बदली जा सकती, हाँ जी, ये नॉन ट्रांसफरेबल रिश्ता है। बेटे एक आदमी के कई हो सकते हैं, बेगमात हो सकती हैं, खातून पड़ोसी और माँ नहीं बदल, अल्लाह करे अलमिया हो जाए तो और खामंद आ सकता है जिंदगी में। माँ बाप और पड़ोसी तीनों तब्दील नहीं हो सकते। अगर इमरान ने ये किया और अगर उसका ये विजन था तो उसका नतीजा ये था कि इमरान खान के 3.5 साल में 1 इंच किसी जगह कोई खराबी नहीं हुई, कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ, कोई घुसपैठिया नहीं आया, कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ जी। उसके जाने के बाद जो सारा हुआ, वो कहते हैं कि वो उनसे वो और उसके आने से पहले भी जो खराबी थी, यानी 75 साल उम्र के मुल्क में जो 3.5 साल के लिए सारा कुछ खराबी उसी ने की थी। अब इसका नतीजा क्या है? इसका नतीजा ये है कि लोग ये समझना शुरू हो गए, मगरबी दुनिया ये समझना शुरू हो गया कि हम ड्रामेबाज हैं, हम जो कुछ करते हैं वो फेक है, इसीलिए ट्रस्ट नहीं करते। अच्छा, हम जो कुछ कहते हैं वो नाकाबिल यकीन है, हम वो लोग हैं जिनके पास पॉलिसी कोई नहीं है, हम वो लोग हैं जिनके हाथ एक रियासत आई है, इसको हम खिलवाड़ कर रहे हैं, इसके साथ 75 साल हो गए। इसलिए जो आपके अपने हुआ करते थे, मसलन रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट 70s के अंदर था, ये RCD, पाकिस्तान
अफगानिस्तान, तुर्की और ईरान में एक सफ में खड़े होकर वो तरक्की के रास्ते पे चल रहे थे, 4 ममालिक। इनमें से कौन है आपके साथ अब? और मुझे ये कहते हुए इस हद तक इत्मीनान है, अल्लाह ताला सब मुल्कों के लिए आसानियां पैदा करें। लेकिन सोलो फ्लाइट तो नहीं ले सकते ना सर? आज आपके मुल्क पड़ोसी अफगानिस्तान की करेंसी आपसे ज्यादा मुस्तहकम और महंगी है। इथियोपिया की, कहाँ लेके आ गए? बांग्लादेश की, अफगानिस्तान की। कब रुकोगे? और इस बात पे इसरार करना कि ये जो अनपॉपुलर, अनइलेक्टेड, अनरिप्रेजेंटेटिव, नॉन रिप्रेजेंटेटिव, ये गैर नुमाइंदा असेंबली, ये गैर नुमाइंदा हुकूमत और ये गैर नुमाइंदा लोग जिनको ना कोई अंदरूनी मुल्क मानता है ना बैरूनी मुल्क मानता है, ये तो वो लोग हैं जिनको अल्लाह माफ़ करे तौबा करनी चाहिए, जिनको हरमैन शरीफैन में नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा सकी, जिनको, जिसमें जद्दा में रहते हैं, मोहल्ले की मस्जिद में नहीं जा सके। कौन सी नमाज? ईदैन की नमाज। सुनने में आया, बाद में इसका डिनायल नहीं आया कहीं से भी, लेकिन जराए से खबरें चली कि 3 मोतबर शख्सियात जिनका ताल्लुक जुडिशल उनको छोड़ दे, मैं एक उनको तजवीज़ करता हूँ, आप हिम्मत करें उसी को बुला। साइफर भी जो है तो उसको बुला। उनको ही नहीं बुला रहे ना, मतलब ये भी तो सबसे बड़ा मसला। वही कह देगा ना, आके कहेगा, अंग्रेजी जरा मुश्किल बोलेगा वो जान के, टेक्सास वाली। उनको वही बुला के पूछ लेना, आप साइफर तुमने ये गुफ्तगू की है या नहीं की हुई है? अपने इदारों पे जोर लगाते हो, अपने लोगों को फतह करते हो, अपने लोगों की तौहीन करते हो, अपने लोगों की तजलील करते हो। तस्कीन किस चीज़ की है तुम्हें? पैसे की। सर अब ज़रा इधर आ जाते हैं ना कि पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ पार्लियामेंट का, और उसमें हमने एक मुअज़्ज़ज़ जस्टिस साहब को मौजूद पाया, और वो 3-4 ऐसी शख्सियात के दरमियान बैठे थे जो कि कंट्रोवर्शियल थी, जिसका बाद में उनकी तरफ से वजाहत आई। बट अगेन मेरा आपके साथ उस इवेंट के बाद पहला शो है। मैं ये जानना चाहूँगा कि इज़ इट ए गुड जेस्चर या इसको अवॉइड करना चाहिए? देखें, ये चॉइस होती है। वो चले गए, वो कहते हैं मेरा ख्याल ये था कि बाकी जजेस भी होंगे। मैं जस्टिस काजी फायद साहब की बात कर रहा हूं। तो जब नहीं कोई था तो बेहतर तो ये होता कि वो कोई डेक्लाइन कर देते सॉफ्टली और डिसीजन कर लेते, लेकिन वो नहीं कर सके। फिर सुप्रीम कोर्ट ने जब खबर आई कि उनकी और चीफ जस्टिस की गालिबन मीटिंग हुई है, तो उसके बाद फिर एक ऑफिशियल कम्युनिके आया कि एवरीबडी वाज इनवाइटेड, ये उसका। लेकिन असल इशू और है पार्लियामेंट के हवाले से। पार्लियामेंट के हवाले से असल इशू ये है कि पार्लियामेंट के स्पीकर, ये गैर नुमाइंदा पार्लियामेंट जिसमें 22 लोटे खरीदे गए, ज़मीर खरीदे गए और साइफर से ये बनी है गवर्नमेंट, उसमें जिसमें अपोजिशन ही कोई नहीं है, और अपोजिशन जो है वो वोट देती है बाकायदा गवर्नमेंट को, ऑन रिकॉर्ड है, अपोजिशन वोट देती है उनको, हर चीज़ में उनकी हिमायत करती है। उस असेंबली में से स्पीकर ऑफिस ने खत लिखा है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे 3 एतराज़ात किए। एतराज़ नंबर 1 उन्होंने ये किया कि आपने हमेशा जो मार्शल लॉ हैं उनको आपने कवर दिया है। अग्रीड इस हद तक कि सिवाय जो कॉर्नेलियस वाला बेंच था और एक कॉन्स्टेंटाइन उसमें जज थे, ये दोनों इंसिडेंट भी माइनॉरिटी से उनका ताल्लुक था। एक तो गोरा खस्सी था। तो उन्होंने जो मुनीर का केस था, मुनीर के पास जाने से पहले तो वो असेंबली वाला जिसके जरिए से पाकिस्तान में बर्बादी की दास्तान लिखी, वो कवर किया और आखिरी को भी कवर किया। ऐसा ही है। मैं आपको एक हैरान कुन बात बताना चाहता हूँ सर। ये पार्लियामेंट साहिबा, ये वही बात है जिसके बारे में परवीन शाकिर ने कहा था, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई, कहनी पड़ेगी सच बात सर। आर्टिकल 269 है, ये तरह मेरी किताब से लेके आप दिखाइए। जी हम दिखा देंगे, ठीक है। इसमें लिखा वैलिडेशन ऑफ लॉज एक्सेट्रा। अब लॉज क्या है? प्रेसिडेंट ऑर्डर्स, मार्शल लॉ रेगुलेशंस, मार्शल लॉ ऑर्डर्स एंड ऑल लॉज made between the 20th day of December 1971, 20 दिसंबर से लेके क्या था उस वक्त? मार्शल लॉ था। And 21 and 20th day of April 1900, ये 1972 वाला भी अप्रैल भी आ गया, पहले वो जनवरी था। बोथ डेज इंक्लूसिव। डू हेयर बाय डिक्लेयर नॉट विथ स्टैंडिंग एनी जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट, कि अगर किसी अदालत ने फैसला भी दिया हुआ है तो वो जाए भाड़ में। हम क्या डिक्लेयर कर रही है पार्लियामेंट? नंबर 1 डिक्लेयर
to have been validly made by the competent authority. ये वैलिडेट किसने किया हुआ है? अब मैं इस पे मेरा एक कॉलम आज छपा है, वो भी दिखा दीजिएगा अगर आप चाहें, रेलेवेंट है और उसमें मैंने उन्वान ही रखा है पार्लियामेंट बात है रसवाई की। और मैं उसमें ऐसा वो दूसरा मैंने अभी लिखना है, 3-4 बन जाएंगे। कोई पाकिस्तान में गैर कानूनी काम नहीं हुआ जिसको किसी न किसी गवर्नमेंट ने कवर ना दियो। एक 5 मार्शल लॉ का कवर है इस साइन में, यानी हर अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कॉन्स्टिट्यूशन के कवर में हुआ है। 2 इस आइन में 2 दफा फौजी अदालतों को कवर दिया गया, ठीक। और ये वो आइन है जो सिक्योरिटी ऑफ पर्सन के नो बॉडी शैल बी डिप्राइव्ड, सिटीजन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी सेव इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कानून के मुताबिक किसी की लिबर्टी भी आप कर्टेल कर सकते हैं। आपका बिजनेस हेड मिला? नहीं मिला ना, 3 हफ्ते हो गए ना, तकरीबन 20 दिन, 21वें में 3 दिन, जब प्रोग्राम सुबह चलेगा। हाँ, आज रात 11 बजे रहे हैं, ठीक है। हाँ। तो पूरा हो जाएगा ना 3 वीक्स, 3 हफ्ते, 3 वीक्स। हाँ। तो इसको क्या कहा जाए? ये सरजमीन बाया आइन है, सवाल ही नहीं पैदा होता सर। और इसको क्या कहा जाए? ये सुप्रीम कोर्ट का कसूर है, उठा के ले गई है। इसको क्या कहा जाए कि ये कोई जज साहब ने अगवा करवा दिया है? इसको क्या कहा जाए? ये वकीलों ने बार एसोसिएशन में बंद कर रखा है। लेकिन इसमें एक चीज तो हो सकती है कि जिससे तवक्को है वहां से तो सुनवाई होनी चाहिए। तवक्को साहिल तो घंटा बजा रहा है ना सर। नहीं, ये वी आर सेइंग टू मच अबाउट द कोर्ट। हाँ, कोर्ट का काम है जजमेंट देना। फिर इसी आइन में लिखा हुआ है कि द एंटायर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द कंट्री शैल एक्ट इन एड टू द सुप्रीम कोर्ट। वेरी राइट। अच्छा, गेम या मुझे ऐसी मेरी जजमेंट है पर्सनल, विदाउट एनी ऑफेंस टू एनीबॉडी, इस वक्त हो ये रहा है कि किसी ने बता दिया है शहबाज शरीफ को, जिस तरह पहले एक को किसी ने बेवकूफ बनाया, इसको बना दिया कि तुम रोज कहो कि मैं 1000 दफा यही तो इन्हें अदालत करूंगा और 1000 दफा मुझे निकालना है तो निकाल दो। वो 2 दफा भी कोई नहीं मरता भाई। यानी शहादत चाहते हैं, सियासी शहादत चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरे वाले की मौत। अब आते हैं सर मुख्तदरिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इतनी बड़ी डिवाइड आ गई है। मेरा नहीं ख्याल के कोई राब्ते ही नहीं है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई मैं स्टेटमेंट दूं। रामा सुंजियां हो गई ने तक के उधर भी थे इधर भी नहीं। इधर तो कोई नहीं तक रहा। अच्छा, कोई भी नहीं। इधर तो इधर तक रहे हैं, उधर तक रहे हैं, उधर तक रहे हैं, उधर तक रहे हैं, उधर तक रहे हैं। ताकियां ही मारी फिर भी नहीं यार। जो जिनकी तरफ तक रहे हैं वो 23 करोड़ और 40 लाख हैं। लेकिन उनको वोट का राइट तो मिले ना, इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं। इसलिए तो कह रहे हैं ना, राइट दो, उधर तक रहे हैं ना। किसी जगह देखना हो तो बंदा कहता है मुझे इख्तियार दो ना। फिर तो हम सारे मांग रहे हो ना। सही। हम तो लड़ रहे हैं, हम सब तो खड़े हैं, हम तो रोक रहे हैं, आइन तोड़ने को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन टूट गए इसके बावजूद मजीद नहीं तोड़ने। ये मुल्क सलामत है अगर, तो उसकी बुनियाद सिर्फ एक आइन है। इसी में करारदाद मकासद है, इसी में लिखा हुआ है कि पूरी कायनात पे हाकिमियत अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, हाकिम मुतलकुल और नीचे उसके हुक्म के मुताबिक, और 227 ये कहता है आर्टिकल कि उस हुक्म का मतलब है कुरान करीम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस और उनका तरीका, उसके मुताबिक हम लाइव जितनी भी लाइव्स हैं उनको ऑर्डर करने के लिए, मैं साथ साथ अंग्रेजी का तर्जुमा कर रहा हूँ, आइन और रियासत दोनों लोगों को अनेबल करेंगे। आप इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते, आप डरते हैं इमरान खान से, आप डरते हैं आवाम से, आप डरते हैं बच्चों से, आप डरते हैं छोटी छोटी लड़कियों से, आप डरते हैं मीडिया के सही साफियों से अपने के अलावा। अच्छा, आप डरते हैं कोई ओपन इंटरव्यू देने से, आप डरते हैं कि आपका क्लोजअप शॉट ना लिया जाए, आप डरते हैं कि किसी तरीके से आपको कोई ऐसा तरीका हो कि ये जो आर्जी हुकूमत बनी है इसको मुस्तकिल कर दिया जाए, आप डरते हैं लोगों के फैसले से, आप डरते हैं कायदे आज़म के अहकामात से, आप डरते हैं इकबाल के ख्वाब से, आप डरते हैं इस पूरी कौम से। बचा कौन है? सर, एक लास्ट क्वेश्चन, आर वी इन अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी राइट नाउ? इज दिस अ सिविल मार्शल लॉ काइंड ऑफ अ थिंग? नो, सिविल मार्शल लॉ इज ऑलरेडी देयर। Already there? Yes, it is. From day one, my position is the moment
the people's rights are usurped and the government says I'm not doing it, the government needs to tell who is doing it then. Appropriate, very appropriate, very apt. It means we are in a state of civil martial law. Unannounced. One. दूसरी जो बात है कहने वाली वो बहुत बड़ी है। वो कहने वाली बात ये है कि पाकिस्तान में इंसिस्ट किया जा रहा है कि सिर्फ 35 से 50 लोगों का ये मुल्क है। बाकी सारे मिल मिला के कमीन है, काम करें, बोलें कुछ ना। और अभी नहीं आपने देखा कि उनके अंदर से ये बात आई, मैंने पता नहीं किसके शो में ये बात कही थी, मैंने कहा आटे का स्कैंडल इस सदी का सबसे बड़ा स्कैंडल। जी वो हमारे पास ही की थी आपने, मुझे आई रिमेंबर। 82 अरब है या जी, इससे भी ज्यादा है। वो जब पैसे बाहर निकलेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे उनकी तफसीलात से कि किस तरह से जैली इनवॉइसेस बनी है, किस तरह से जैली ऑर्डर्स प्लेस हुए, किस तरह से जैली डिलीवरियां हुई हैं, किस तरह से जैली। और उन इलाकों में जहां करोड़ों टन गंदम पिछले 75 साल में वो कहते हैं जी चोरी हो गई तो चूहे खा गए। राइट सर, अब इसको रैप अप करते हैं, बिल्कुल शॉर्ट टाइम है। 14 मई को इंतखाबात अपेरेंटली नहीं हो रहे, हालात ऐसे बने। 8 अक्टूबर को वो कहते हैं, लेकिन वो लेस पोजीशन पे आके रहे हैं कि चीज़ें उधर भी किसी इमरजेंसी की तरफ चली जाएं और किसी बंदे के हुकूमत दे के 2 साल और निपटा दिए। नहीं, वो नहीं, ना 2 साल मिल सकते। What's going to happen? ना इमरजेंसी लग सकती है। अनअनाउंस्ड जो मर्जी आप करें, अनअनाउंस्ड आप कर सकते हैं। जिससे तो हो रहा है ना, देखना अब मैं जो हो रहा है वो मैं कह चुका हूँ ना बड़ा तफसील के साथ, इतना शायद कम डिटेल में। हाँ। ठीक है, तो फिर मैं क्या उसको रिपीट करूं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंड लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुनीर की बजाय कार्नेलियस का रास्ता अपना लिया है। कौम उसके साथ खड़ी है, सब खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़ी है, आइन के साथ खड़ी है। तो ये कैसे मैं ये मान लूं कि ये वो अक्टूबर में भी नहीं कराएंगे और फिर नहीं करेंगे, तो ये फिर सारे 30, 35, 50 आदमी आप लगा लें। अच्छा, फिर जो आप कहते हैं ना मुख्तदर, माई पोजिशन इज राइट फ्रॉम डे वन देयर आर पीपल विच आर गुड, दे आर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। नहीं, सारी जगह। अच्छा, दे आर गुड। और जो मैनेजर्स हैं उनकी मैनेजमेंट से सारा मसला पैदा होता है। वेरी एप्रोप्रिएट सर। डॉक्टर बाबर अवान साहब, बड़ा तफसीली इंटरव्यू, डिटेल इंटरव्यू, आपने वक्त निकाला, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम ऑलवेज। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।